सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सिलेक्शन क्लासेस में। तो हमारी रैपिड न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ रहेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे 11 नवंबर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल रहेंगे फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा इंडेक्स रहेगा। मेजरली हमने आज आपके 5 टॉपिक कवर करे हैं। तो आज के टॉपिक आपके प्री प्लस में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि काफ़ी जो आपके मेजरली आपके जो टॉप के 4 है आपके प्री के लिए वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और ये लास्ट का जो आपका लैंडफिल वाला लैंडफिल प्रॉब्लम, इस पर आपके मेंस में काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के, और यहाँ पे आप आंसर राइटिंग के लिए आपके पॉइंट्स भी उठा सकते हैं। तो आपका फर्स्ट आर्टिकल रहेगा वो आया आपका पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम से रिलेटेड। तो अभी एक स्कीम लॉन्च करी है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो स्कीम आपके बेसिकली बात कर रहा है कि जो स्टूडेंट को जो एजुकेशन लोन दिया जाता है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल आया, उसमें क्या प्रोविजन आया न्यू, वो हम डिस्कस करेंगे। देन आपका सेकंड आर्टिकल रहेगा बर्ड फ्लू से रिलेटेड। तो बर्ड फ्लू जैसे कोई भी डिसीज़ रिलेटेड आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बर्ड फ्लू से रिलेटेड आर्टिकल इसमें देखा गया है कि जो बर्ड फ्लू के केसेस है वो काफ़ी बढ़ गए, और जो जूनोटिक डिसीज़ होती है ना, जो एनिमल टू आपके ह्यूमन होने के चांसेस है, तो वो काफ़ी देखा जा रहा है कि इसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ह्यूमन में होने की। देन हमारा थर्ड आर्टिकल अगेन एक ड्रग से रिलेटेड है, ओजेम्पिक ड्रग। तो ओजेम्पिक ड्रग देखा जा रहा है कि एक ऐसा ड्रग है जो आपके बेसिकली आपका डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता था, ठीक है। पर इसको आजकल देखा जा रहा है कि जो आपके सेलिब्रिटीज़ है ना, वो इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर द वेट लॉस। तो हम डिस्कस करेंगे क्या है इस ड्रग के बारे में, देखेंगे और कैसे इसको यूज़ किया जा रहा है। देन हमारा फोर्थ आर्टिकल रहेगा नागा ट्रैप से रिलेटेड। तो नागा ट्रैप से रिलेटेड ये आर्टिकल आएगा जो आपका NSCN है ना, NSCN आपकी जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, उन्होंने आपके देखा याद होगा, आपके पिछले मैंने कवर करा था, जो 30 अक्टूबर उन्होंने डेडलाइन दी थी उनके जो मांगे मानने की। तो वो तो डेट निकल गई है पर ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो अभी हम देखेंगे उन्होंने क्या नया अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को, तो वो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। देन हमारा लास्ट का आर्टिकल रहेगा आपका एडिटोरियल डिस्कशन रहेगा लैंडफिल प्रॉब्लम से लेके। तो ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ से आप पॉइंट उठा सकते हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बताया था मैंने, आपका फर्स्ट आर्टिकल आया पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम से रिलेटेड। तो क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम? तो स्कीम जैसे पता होगा आपका गवर्नमेंट स्कीम कहीं ना कहीं आपका फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जाम के लिए। तो क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम? तो ये समझ आपको पॉइंट से आप समझ सकते हो कि ये है ना आपकी क्या है। ये स्कीम बेसिकली बात करिए आपकी गारंटी दे रही है आपके फ्री एजुकेशन लोन के मामले में। तो कहीं ना कहीं आपके बहुत से जो हमारे स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं आपने लाइफ में कभी ना कभी एजुकेशन लोन दिया होगा, और हो भी सकता है कि अभी आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी पे कर रहे हो आपके कॉलेज फी के मामले में। तो ठीक है, तो उसके लिए आया है बेसिकली रिलैक्सेशन देने के लिए। तो इसमें बात करेगी आपके कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा फॉर द एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को। तो इसमें बात करेगी आपकी ये युवा शक्ति को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा। तो इसके लिए आपके लिए फंड एलोकेट करा गया है आपका लगभग 3600 करोड़ इसके लिए फंड एलोकेट करा गया है। और इसमें आपका जो 880 या 860 आपके हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इसमें कवर करे जाएंगे। और इसके कहीं ना कहीं बेनिफिशियरीज़ के मामले में मान ले तो आपका माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके 22 लाख प्लस स्टूडेंट्स हर साल इसको फ़ायदा ले सकते हैं स्कीम से। बाकी मैंने ये जो पॉइंट्स आगे आपके पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करे हैं, तो इसमें आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और रिवीजन में भी। तो स्कीम में इसी के बारे में बताया गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, आप बस समझ ही होंगे, टू प्रोवाइड आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस तो और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, ताकि एलिमिनेट कर दे जो उनका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी जो के पैसे के अभाव में ना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से ना बहुत स्टूडेंट आपकी जो हायर एजुकेशन वाली चीज़ है ना उसको परस्यू नहीं कर पाते। क्योंकि देखा जाता है कि जो अपने इंडिया में है ना कॉलेज फ़ी, अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो या फिर आप अगर बीएससी भी करना चाह रहे हो, तो आपकी जो कॉलेज फीस है या फिर नीट में भी जाना वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए कोशिश करते हैं स्टूडेंट की एजुकेशन लोन ले ले, पर बहुत आसान भी नहीं होता एजुकेशन लोन लेना। तो उसके रिगार्डिंग ये है कि आपका कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा कम किस्तों पे, काफ़ी कम रेंट इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, और कोलेटरल फ्री रहेगा, कुछ आपको है ना कोलेटरल के रूप में देना नहीं पड़ेगा। तो वही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। एलिजिबिलिटी मैंने बताई थी आपको, 860 आपके हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहेंगे जो कवर करेंगे। इसके फ़ायदा होगा 22 लाख स्टूडेंट प्लस हर साल इससे फ़ायदा ले पाएंगे। लोन फीचर इसका ये रहेगा कि कोलेटरल फ्री रहेगा एक, तो इसमें गारंटी दी जाएगी आपकी फ्री एजुकेशन लोन की। तो इसमें यूज़र फ्रेंडली और आपका डिजिटल प्रोसेस यूज़ करा जाएगा ताकि आसानी रहे स्टूडेंट को एजुकेशन लोन लेने में। क्रेडिट गारंटी की बात करें तो आपका इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए आपका 75+ क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कर रही है, जो आपका 7.5 लाख तक सपोर्टिंग बैंक है वो लोन दे पाएंगे इनको, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन जो आपका इंटरेस्ट की मैं बता रहा था ना कि कम से कम इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, तो वो आपका 3% आपकी सेट करा गया है। अगर आपके इसमें क्राइटेरिया कि आपकी एक तो फैमिली की इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख तक होनी चाहिए, तो उसके लिए आपका 3% इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा अगर आप 10 लाख तक का लोन ले रहे हो फॉर एजुकेशन, ठीक है। और आपकी अगर फुल इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से कम है, ठीक है। तो ये देखा जा रहा है इसमें। और यूनिफाइड पोर्टल इसके लिए क्रिएट कराया गया, उसका नाम रहेगा आपका पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल क्रिएट करा गया, ताकि इसमें इजी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट कर सके आप, और इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोसेसिंग के जो ई वाउचर है या आपके जो वॉलेट फॉर्म है वहाँ से आप पे कर पाए आपकी फ़ी।
इसके लिए अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स में इसमें जो बाकी स्कीम है ना वो भी इसमें साथ साथ आपके कारगर रहेगी। जो एग्जिस्टिंग स्कीम है आपकी CSIS, CGF ACL जो आपके PM USP के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें आपके वो ऐड कर दी जाएगी ताकि वो लोन लेने में आसानी रहे। तो ये आपका आज का ये आर्टिकल था। सेकंड आर्टिकल हमने उठाया आपके द मिंट से। तो इसमें बात करिए कि जो बर्ड फ्लू है ना, बर्ड फ्लू देखा जा रहा है कि जो बर्ड फ्लू के केसेस हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के लिए भी आजकल खतरा बन गए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो बर्ड फ्लू बेसिकली आपका एवियन फ्लू भी इसको बोला जाता है। तो इस केस में होता है कि जो आपके वायरल इलनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ द एनिमल्स, तो एनिमल से ह्यूमन में आ जाते हैं जो आपके वायरस होता है। तो उसकी वजह से कहाँ देखा जाता है, मेजरली आपके पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड्स में देखा जाता है। उसकी वजह से ह्यूमन में आ जाते हैं जो उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इसके और भी स्ट्रेन होते हैं जो कि आपके ऐसा बोला जा रहा है कि 100 बर्ड स्पीशीज़ में ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके, 100 सर्कुलेट कर रहे हैं ऑलरेडी। कॉज ऑफ कंसर्न यही है कि इसका जैसे प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, जैसे कोई आपका बर्ड है उसमें ऑलरेडी आपका H5N1 वायरस ऑलरेडी है स्प्रेड हो चुका है, तो वो आपके और अदर बर्ड्स को भी फैला देता है। उससे जो अगर कॉन्टैक्ट में अगर कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन में भी वायरस आ जाता है। दो अल्टीमेटली आपका जो ह्यूमन टू ह्यूमन जब जैसे आप और अपने फ्रेंड्स फैमिली से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो आपके पूरे अपने जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्क्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टाइम टू टाइम देखा जा रहा है ये जिसके बारे में जो मैंने आपको समझाया कि वायरस है जो आपका वो जंप कर देता है फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स टू पोल्ट्री फार्म टू आपका ह्यूमंस में क्रिएट कर देख जाता है, जिसकी वजह से आपका इलनेस और डेथ भी देखी जाती है आपके बर्ड्स की काफ़ी केसेस में अगर सही से हैंडल नहीं करा जाता तो। और बात कर लेते हैं तो इससे डेंजर क्या है, ह्यूमन को क्या खतरा है इससे। तो खतरा ये देखा जाता है कि इसके फटीक जो आपके सिम्टम है ना, सिम्टम क्या देखा जाता है, सिम्टम्स में देखा जाता है फटीक है, फीवर है, सोर थ्रोट है, कफ देखी जाती है, मसल वीकनेस। और ये ऐसा भी देखा जाता है कि अगर वो टाइम पे इलाज नहीं करा जाए तो इसकी मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। 60% तक मोर्टेलिटी रेट है अगर टाइम पे इलाज नहीं दिया जाता तो पर्सन के मरने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो यही आपका जो कैसे प्रोसेस फॉलो करता है, जो बर्ड फ्लू है वो आपका रैपिडली फॉलो करता है, आपके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस ला देता है वो। तो जो पर्सन आपके क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है उसमें इन्फेक्ट हो जाता है, जो वायरस होता है वो आपका बर्ड तो मर ही जाता है अल्टीमेटली, पर वो ह्यूमन में वैसा देखा जाता है कि ह्यूमन में ना इसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं है वायरस के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं आपका मोर्टेलिटी का कारण बन सकता है ह्यूमन में। थोड़ा सा इस जो वायरस के बारे में बात हो रही है, जो आपका जो H5N1 है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके कैटेगरी में लाई करता है, आपके इन्फ्लुएंजा टाइप 1A वायरस है। तो ये आपका बेसिकली एक सब टाइप है आपका इन्फ्लुएंजा A वायरस का। तो बाकी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये आपके बेसिकली 4 टाइप के इन्फ्लुएंजा देखे जाते हैं, A B C D। तो A वाला होता है वो बेसिकली आपका बर्ड्स में ही देखा जाता था, B वाला आपका बेसिकली ह्यूमन को इन्फेक्ट करता था, C वाला आपका ह्यूमन प्लस रेयर देखा जाता था, टाइप और टाइप बी में देखा जाता है, ये आपका ह्यूमन प्लस पिग दोनों का करता है। आपका इन्फ्लुएंजा डी है वो सिर्फ कैटल्स में देखा जाता है। तो इसके ए वाले के सब टाइप है, ये रहा आपका H5N1 जो आपका एवियन है जो आपका ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। ये स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू भी देखा जाता है कि ये भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। ये आपके 3 कैटेगरी है स्वाइन की, और ये वाले बेसिकली ह्यूमन में ही देखे जाते हैं कास्ट। ठीक है, थोड़े से इसके मामले में जान लेते हैं। तो आप सब टाइप इसके बताई दिए मैंने आपको, ये इसके सब टाइप है, 11 इसके नॉन सब टाइप है। ठीक है, और ये आपके ठीक है इसके बताई दिया मैंने आपको। जो इसका प्रोसेस देखा जाता है कि जो ओरिजिनल सर्कुलेशन क्या है, तो ओरिजिनल सर्कुलेशन के मामले में देखा जाता है जो H5N1 है ना वो आपका कहीं ना कहीं चाइना से इसका इन्वॉल्वमेंट माना जाता है ओरिजिन। तो हमेशा ऐसे ही होता है, कोरोना भी आपका चाइना से आया था, तो है जो भी रीज़न है। तो जो गूस फार्म था चाइना का वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। देन आपका ये यूरोप में फैल गया था 2020 में, उसके बाद अफ्रीका, एशिया, देन आपका लेट 2021 में आपका नॉर्थ अमेरिका फैल गया था, देन आपका अल्टीमेटली साउथ अमेरिका, और ऑलरेडी देन आपके वर्ल्ड में फैल गया था। यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी देखे गए हैं इसका 2024 में केसेस। अब देख लेते हैं कि क्या रीज़न क्या है इसके इतना ज़्यादा फैलने का, क्या रेट इतने ज़्यादा रेट पे फैल रहा है, स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसके रीज़न देखे जाते हैं। एक तो अभी भी कहीं ना कहीं जो इसके मेजर आउटब्रेक के रीज़न है ना वो अभी भी अननोन ही रहते हैं। तो सब साइंटिस्ट आकर सजेस्ट ही करते हैं कि कहीं ना कहीं रीज़न आपका क्लाइमेट चेंज है इन चीज़ों का। और स्टडी सजेस्ट करती है आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से जो बर्ड्स का बिहेवियर है ना वो काफ़ी चेंज आ रहा है। तो आपका जो देखा जाता है कि जो अगर मॉइस्ट टेम्परेचर होता है ना, या फिर आप बोल सकते हो हाई टेम्परेचर रहता है या ह्यूमिड वाली कंट्रीज होती है, उनमें ये सब बीमारी आपकी ज़्यादा पाई जाती है। जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ भी काउंट होता है, जिसमें जो ट्रॉपिकल कंट्रीज आपकी बेसिकली उनमें ज़्यादा ये सब बीमारियाँ देखी जाती है। तो कहने इसका कारण आपका मॉइस्चर बोल सकते हो, ठीक है, और आपका क्लाइमेट चेंज भी बोल सकते हो। और देखा जाता है कि जो आपके जो आपके ह्यूमन जो भी उनके लॉस कॉन्टैक्ट में आता है उनको ये हो जाता है और आपका कंटेमिनेट कर देता है पूरे एनवायरनमेंट को। तो बेसिकली पहले तो देखा जाता है कि जो वायरस है ना आपका ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता इजीली, पर जो अल्टीमेटली धीरे धीरे फैल जाता है अनयूजुअल तरीके से, देखा जा रहा है कि काफ़ी फैलने लग गया है। ये आपको एक फ़ोटो के टाइप में चेंज करा कि एक तो मैंने बता दिया आपका बर्ड फ्लू है क्या। साइंस देखे जाए तो आपके जो बर्ड्स में साइन देखे जाते हैं ये सब उनके साइन है कि ये चिकन में पर्पलिश आपकी आंखें देखी जाती है, स्नीजिंग कफिंग होती है, आपकी हेड रीजन में आप लेग्स में स्वेलिंग देखी जाती है, डायरिया हो जाता है,
अब इसकी बात करी जाए तो कि भाई इसको कैसे मेंटेन कैसे करा जा सकता है, तो मेंटेनेंस के मामले में वही है आपका कैसे स्प्रेड होने से रोकने के लिए आपको जो अपने पेट बर्ड है ना उनको सेफ रखने की कोशिश करनी है। जो आपके पेट बर्ड अगर वो ड्रॉपिंग्स आपकी जो एक बर्ड को हो जाता है तो आपको कोशिश करनी है कि जो बाकी बर्ड्स हैं ना उनको तो आप बचाने की कोशिश करें, उनको दूर कर सकते हैं आप। और आपका जो बर्ड प्रूफ केज आपको बनाने चाहिए इसके लिए। और अगर कोई से बर्ड को हो गया तो आपको कोशिश करनी है आपको 21 दिन तक उसको मॉनिटर करना है कि क्या साइन ऑफ इलनेस देखे जा रहे हैं उसमें। देन बात कर ली जाती है कि अगर आपका देखा जा रहा है कि बर्ड्स में है तो आपको इमीडिएटली उसको वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, आपके हेल्दी बर्ड से दूर कर देना चाहिए। आपको खुद क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, आपके मास्क और ग्लव यूज़ करने चाहिए। और आपका जो हाइजीनिक प्रैक्टिस है आपके वॉशिंग हैंड वॉश करने चाहिए टाइमली सोप और वाटर से। तो ये सब आपको प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि इसको अवॉइड कर सके आप। अब देखा जाता है कि कॉज ऑफ कंसर्न क्या है, तो कॉज ऑफ कंसर्न में बात करी जाए तो आपका देखा जाए कि जो H5N1 है उसमें हाई मोर्टेलिटी रेट आपका 60% तक 60 to 70% मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है इसमें। और इसका ट्रांसमिशन काफ़ी जल्दी फैल जाता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो रिटेनिंग इट्स कैपेसिटी टू सेवर डिसीज़। तो आपका पब्लिक हेल्थ डिसीज़ भी इसको बोल सकते हैं आपका, तो सीरियस कंसर्न है आज के टाइम पे। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था ओजेम्पिक ड्रग के मामले में। तो ओजेम्पिक ड्रग ये आपका मैंने बताया था कि ये बेसिकली आपका ऐसा ड्रग था जो आपका डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ हो रहा है। पर अभी देखा जा रहा है जो आपके सेलिब्रिटीज़ है ना वो इनको यूज़ कर रहे हैं फॉर द वेट लॉस में। तो ये हम डिस्कस करते हैं क्या है ये ड्रग। तो आप देख सकते हो ओजेम्पिक ड्रग क्रेज़ आपका जो स्किनी सॉल्यूशन और वेट वरी। तो ये आपका आर्टिकल आया था हिंदुस्तान टाइम्स में। तो यही बताया गया जो इसके लिए फॉर्म ऑफ सिमिल ट्रीटेड होता है जो अवेलेबल आपके पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको ओरल तरीके से इंडिया में आप अवेलेबल हो गया। तो इसको आपका डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए बेसिकली लॉन्च करा गया था, पर आपके वेट लॉस में भी ये फ़ायदा दे रहा है तो लोग इसको अल्टीमेटली यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आपका इंजेक्टेबल ड्रग है जिसको बेसिकली आपका जेनेटिकली आपका सिमिल या आप सेमेगलेटेड बोला जाता है। इसको वर्किंग कैसे काम करती है, तो आपकी बेसिकली इसकी वर्किंग हार्मोन GLP-1 पे डिपेंड करती है जो आपका बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन ऑफ का ब्लड शुगर लेवल। तो आपका स्टिमुलेट करता है इंसुलिन को जो वहाँ के आकर स्लोली ग्लूकोज रिलीज करता है फ्रॉम द लीवर। FDA ने इसको अप्रूवल दे दिया था आपका 2017 में। FDA ने फॉर द टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए दे दिया था। तो 2021 में आपके इसको यूज़ करने जाने लग गया था। देन आपके इसको क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट के लिए भी आजकल एडल्ट्स और यूज़ करना लग गए हैं इसको ओबेसिटी को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये सब इसके साथ हेल्थ कंडीशन भी देखी जा रही है। प्रॉब्लम आपका हाई BP देखा जा रहा है, डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल ये सब है, इसके लिए भी यूज़ करने लगे। अब बात हो जाती है कि इसको ये काम कैसे करता है। तो आपका सिमेगलेटेड है, आपका कैसे काम करता है, तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है, देन आपका पैनक्रियास पे जाता है, देन आपका स्टमक लिवर है। ये सब साइंटिफिक आपको ज़्यादा अंदर घुसने की नहीं है। तो फिलहाल आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अभी डायबिटीज़ के मामले में इंडिया या आपके इंडिया कहाँ लाई करता है डाटा के टर्म्स में। तो डाटा के टर्म्स में ऐसा देखा जाता है आपके 10 करोड़ लोग हैं लगभग उनमें ऐसा बात करी जाती है कि एस्टिमेट है आपका डायबिटीज़ होने का। ओबेसिटी के मामले में देखा जाता है कि जो आपका जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा था उसने शो करा ऐसा कि जो ओबेसिटी इंडिया में आपका 24% तो वुमेन में देखी जा रही है और आपका 23% आपका मेल में देखी जा रही है। तो ये ज़रूरी हो जाता है आपके जाने के लिए। इसकी फंक्शनिंग बता रखी है कैसे काम करता है, ब्रेन को सिग्नल देता है, वो सब है। बेसिकली आप किसके रिस्पॉन्सिबल होता है आपका GLP-1 मैंने बताया था आपको हार्मोन को ट्रिगर करता है, तो वो है। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट, इसके फ़ायदे कहाँ कौन कैसे क्या फ़ायदे हैं। तो पहले फ़ायदा तो आपको बता ही दिया इसका, कहीं ना कहीं इसका कैसे फ़ायदा लेने का ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बेसिकली आपका इसका बनाया गया था। तो ये इफेक्टिव है आपका मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल्स कॉजिंग आपका हाइपो विदाउट कॉजिंग, मतलब ये जो प्रॉब्लम है आपका हाइपोग्लाइमिया ये बेसिकली देखी जाती है आपके इंसुलिन यूजेज में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उससे बचा भी रहा है। इसके साथ साथ आपका एक कार्डियोवैस्कुलर और आपका डेंटल हेल्थ है जो आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है, उन सब में भी ये मददगार है टू अवॉइडिंग देम। देन आपको इसके साथ साथ वेट लॉस टेक्निक में भी आजकल यूज़ करा जा रहा है। ठीक है, ये बताई थी आपका वेट लॉस ड्रग रिसर्च, ये आपका रिसर्च पेपर था, उन्होंने स्टडी शो करी थी कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखे जा रहे हैं आपके वेट लॉस में भी। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था नागा ट्राइब से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया था आपका NCSN है जो वो जो इनकी ट्राइबल कम्युनिटी है ग्रुप है वो बात कर रहे हैं। तो ये आपका हिंदू में आर्टिकल आया था, इन्होंने बताया था कि जो NCSN है उन्होंने थ्रेट करा आपका आर्म्ड वायलेंस के लिए अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई। फ्रेमवर्क में जो उन्होंने एग्रीमेंट में जो बात करी थी ना 2015 की, वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या थी उनमें बातें। तो पहले तो मैं आर्टिकल बता दें, तो आर्टिकल में इन्होंने यही बोला है कि पहले जो है ना इन्होंने 30 अक्टूबर डेडलाइन दी थी कि हमारी जो मांगे हैं वो सब पूरी करें। तो मांगों में क्या है, तो मांगों में इनकी बात करी जाती है, एक तो सेपरेट फ्लैग की बात करते हैं और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द नागास। तो ये आपका अलग कहीं ना कहीं कंट्री अलग बनना चाहते हैं, अलग स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं फॉर देम ओनली। तो वो सब इनकी मांगे थी कहीं ना कहीं ऐसे, ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी सोवरेनिटी, फ्रीडम, टेरिटरी, फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नागा ये आ जाएगा उसके साथ साथ। तो ये बात हो जाती है। तो ये आपका देख सकते हो ये वाला जो एरिया है ना ब्राउन एरिया, तो ये इसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। इसमें आपका ये जो शेडेड एरिया तो इसको बोला जाता है आपका, बोलते हैं आपका ग्रेट नेगेलिम। तो ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे नागा पॉपुलेशन ही लाई करेगी, तो इनको अलग
से घोषित कर दिया जाए, इनके लिए फ्लैग और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी स्थापित करा जाए। बेसिकली आपको नागालैंड की लोकेशन पता होनी चाहिए, तो ये आपका नागालैंड है। नेबरिंग कंट्रीज़ के मामले, नेबरिंग स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर है। ऐसा आपका कंट्री पड़ती है म्यांमार, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कौन से क्या लाई करता है। हिस्ट्री के मामले में बात करें तो आपकी हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री इसकी 1997 में शुरुआत हुई थी। कहीं ना कहीं जो ग्रेट काउंसिल ऑफ का जो इसाक म्यूविक था वो आया था इफेक्ट में आपका 1997 में। उन्होंने आपका 2015 के फ्रेमवर्क में इसकी डिमांड जो थी आपकी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल थे नागालैंड में, उन्होंने आपका फ्रेमवर्क तैयार करके एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट्स रखे थे। उसमें आपके 2 पार्टीज नेशनल फ्लैग की बात करी गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई थी, नागा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो नागालैंड का इशू है क्या। नागालैंड का इशू बेसिकली आपका क्यों उठा है, तो यहाँ पे देखा जाता है आपके 60 ट्राइब्स टोटल ऑल ओवर द यहाँ पे देखी जाती है। तो ये इंडिपेंडेंस से ही मांग कर रहे हैं फॉर द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड शॉर्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द इंडियन यूनियन। तो ये शुरू से ही चाहते हैं कहीं ना कहीं अपना अलग ही कंट्री बनाए। ये आप देख सकते हो ब्रायन वाला एरिया, तो ये आपका ऐसा चाह रहे हैं कि इस एरिया में इनकी खुद की अलग कंट्री क्रिएट करे, क्योंकि यहाँ पे जो नागा ट्राइब वाली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा डोमिनेंट में है। ठीक है, तो आपका नागालैंड ने अपना नागालैंड को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर स्टेट भी कर दिया था आपका 1947 में 14 अगस्त के टाइम पे। इसके साथ साथ इनके आपका जो पहले तो एनएनसी था, तो एनएनसी स्प्लिट करके आपके 2 ग्रुप में बन गई थी, एनएससी एन IM और आपका NSC एन केम। कापलांग ने इनको लेड करा, आपका इसाक है। तो इस वाले ग्रुप को प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से ये सब क्रिएट हो रही थी। आपका इसने डिमांड करी थी ग्रेट नागालैंड जो NSCINM है, उसके साथ साथ आपका नागालैंड इनहेबिटेड ग्रुप है, ये सब इन्होंने बात अपनी आगे डिमांड्स रखी थी। थोड़ा सा मैं आपको नागा ग्रुप्स के बारे में बता देता हूँ। नागा ग्रुप है क्या, तो नागा ग्रुप आपका इंडिजिनस कम्युनिटी है इंडिया की, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाई करती है। मेजर इनहेबिटेड एरिया इनके कौन कौन से आपके सिर्फ नागालैंड में नहीं मिलती, आपके मेजरली नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, देखा जाए तो सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही मिलती है। ठीक है, देन इनका कहाँ से ओरिजिन माना जाता है, आपका इंडिया मंगोलियड इनका ओरिजिन माना जाता है। 10th सेंचुरी में आपके इंडिया में लोकेट करे गए थे। एथनिक कम्युनिटी इनमें और भी ट्राइब से सेवरल ट्राइब, वो आपको आयोस, अंगामीज, चांग्स, कोन्याक्स और अदर भी इनमें वेरियस नेम आपके नागो, नाका, हाय, चिन, नागा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आने के चांस है कि किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए नागा ट्राइब से रिलेटेड है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके नागा ट्राइब सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। बेसिकली आपके फॉलो ये आपके क्रिश्चियनिटी मेजरली आपका फॉलो करते हैं। ठीक है, नागा आपका देखा जाए तो एक सिंगल ट्राइबल ग्रुप नहीं है, और भी सारे इसमें एथनिक कम्युनिटी है, तो काफ़ी सारे ट्राइब से मिलकर आपका एक ग्रुप बना है। ठीक है, इसमें आपके मेजरली 19 मेजर ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये इनके नाम देखेंगे कि आप ड्रेसिंग और लाइफस्टाइल देख सकते हो, ऐसे कपड़े पहनते हैं। इनका हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। देन हमारा आज का लास्ट आर्टिकल था मेन से रिलेटेड, इसमें बात करी गई थी जो अपना लैंडफिल प्रॉब्लम है ना इंडिया में, उससे रिलेटेड आर्टिकल आया था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंडफिल की प्रॉब्लम बढ़ गई है, कचरा क्रिएट हो रहा है हर घर से, पर उनको समाधान क्या, तो समाधान के रूप में इंडिया में अभी फ़िलहाल तो लैंडफिल वाली प्रॉब्लम होती है, उसको ही बना दिया जाता है। अभी मैं बता देता हूँ, पहले तो आपको पता होना चाहिए लैंडफिल होती क्या। तो लैंडफिल एक साइट होती है जहाँ पे बेसिकली आपका जो भी डंप निकलता है ना घर से, आपका गार्बेज डंप होता है या डंपिंग ग्राउंड एक तरह से इसको बोला जाता है, जहाँ पे जो आपका सारा जो ऑल ओवर से कचरा ला के बीच में ग्राउंड बना दिया जाता है, वहाँ पे गड्ढा या कुछ बना दिया जाता है, वहाँ पे आपका सारा कचरा डाल दिया जाता है, तो वो आपका लैंडफिल, उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, तो ये बोला जाता है आपका लैंडफिल, जिसमें आपका डिस्पोजेबल करते हैं, आपके वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर दिया जाता है। तो यही बात है। बेसिकली आपका 2016 में इसके लिए आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी स्थापित करे गए थे इनके मैनेजमेंट के लिए, पर ऐसा कुछ फ़र्क तो आया नहीं है। तो अभी देखा जा रहा है इसकी वजह से काफ़ी आपके आग लग रही है, काफ़ी एरिया में, इंडिया में, दिल्ली में काफ़ी मेजर इशू देखा जा रहा है। इसके लिए आपके ना गाइडलाइंस भी सेट कर रखी है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप बना दोगे लैंडफिल। तो इसमें 2016 की जो आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं उन्होंने बात करी कि आपके 100 मीटर तो ये आपके नदी से दूर होना चाहिए। ठीक है, देन आपका 200 मीटर ये किसी भी पॉन्ड या लेक से दूर होना चाहिए, 500 मीटर आपके हाईवे से दूर होना चाहिए, और हैबिटेशन और पब्लिक प्ले और वाटर सप्लाई वैली से उसके लगभग 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। पर ये सब चीज़ें कोई फॉलो एज सच करता नहीं है। अभी रिसेंट प्रॉब्लम क्या देखी जा रही है, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा आग लग रही है ऑल ओवर द इंडिया। तो पहला तो आपका गाजीपुर लैंडफाइल एरिया, वहाँ पे देखा गया था कि वहाँ पे 3 बार आग लग चुकी है अब तक, मार्च 28 और 50 घंटे में। ठीक है, देन आपका आता है बांसवाल लैंडफिल एरिया, तो वहाँ पे भी आपका अप्रैल से 20 में आपके शाम को आग लग गई थी। देन आपका पेरुंगेडी डंप है, यहाँ पे आपकी आग लग गई थी 2027 में लग गई थी, 27 अप्रैल को, चेन्नई वाला एरिया है। देन आपका दादूमर्जा लैंडफिल एरिया, यहाँ पे भी देखा गया था, यहाँ पे भी आग लगी थी। इन स्टेट टर्म्स ऑफ आपका परसेंटेज इन स्टेट्स के मामले में देखा जाए तो आपका हेक्टर के मामले में सबसे ज़्यादा आपका चेन्नई है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया आपका लैंडफिल में। देन आपका आता है हैदराबाद या मुंबई में से है, देन आपका अहमदाबाद, यहाँ पे आता है आपका दिल्ली। तो आप देख सकते हो ये इन टर्म्स ऑफ, तो ये आपके बेंगलुरु है, जयपुर है, मुंबई है, श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर तक में भी लैंडफिल एरिया, गुवाहाटी है, चंडीगढ़, कोलकाता है, त्रिवेंद्रम है आपका, और हैदराबाद है। ये सब एरिया जहाँ पे बड़े बड़े मेजर एरियाज़ में लैंडफिल एरियाज़ हैं।
देन देखा जाता है कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द फ्रीक्वेंट लैंडफिल फायर, तो क्यों बार बार आग लगती है वो आपको रीज़न पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रीज़न देखा जाता है कहीं ना कहीं जो लैंडफिल एरिया है ना वहाँ से आपका मीथेन एमिशन निकलता है, मीथेन गैस निकलती है जो कि आपकी हाईली फ्लेमेबल है इन नेचर, तो वो आपके मेन रोल प्ले करती है आपके इग्निशन के मामले में। देन आपका जो डिस्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, वो आपका एनोरेबिक रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से आपका लार्ज क्वांटिटी में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है उससे। देन सेकंड रीज़न देखा जाता है ह्यूमन फैक्टर, तो ह्यूमन फैक्टर कैसे, जो वेस्ट पिकर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपके स्मोकिंग या कुछ ऐसा यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है और बहुत जल्दी से आग आग पकड़ लेता है आपका आसपास वाला एरिया। सेकंड रीजन तो आपका ह्यूमन है। थर्ड रीजन देखा जाता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऐसा देखा जाता है कि जो मीथेन एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से हीट वेव वाली प्रॉब्लम में वो वहाँ आग लगने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉबिलिटी हो जाती है वहाँ के रीजन्स में। ठीक है, देन आपकी क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लैंड फायर फायर से, देखा जाता है आपको पता होगा जो आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, जो फायर की वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, उससे स्मोक क्रिएट होता है, जो आपका स्काई हो जाता है वो हेजी ग्रे, इससे आपका एयर पॉल्यूशन बढ़ता है और अल्टीमेटली आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है जलने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और क्लाइमेट चेंज एक साइकिल बन जाएगा, फिर से क्लाइमेट चेंज में इंपैक्ट करेगा। देन आपका हेल्थ इंपैक्ट देखा जाता है इसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं ना उनके प्रॉब्लम देखी जाती है, सोर थ्रोट, इची आइज़, ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखी जाती है उनके वहाँ के आसपास। देन आपके ट्रांसपोर्टेशन के मामले में देखा जाता है जो व्हीकल्स होते हैं ना वो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन जो थिक लेयर क्रिएट हो जाती है स्मोक की, क्योंकि व्हीकल्स बहुत सारे यूज़ होंगे इनको डिकम्पोज करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, वहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। देन आपका स्कूल क्लोजर देखा जाता है क्योंकि जो स्कूल बंद करने पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो दिल्ली में तो हर साल की बात है ऐसा करना पड़ता है, टेम्प्रेरी आपका शट करने पड़ जाते हैं। आपके जो बच्चे थे छोटे बच्चों की बहुत वीक होती है इम्यूनिटी, तो उस वजह से आपके स्कूल भी बंद करने पड़ जाते हैं इसकी वजह से। अब बात करी जाए तो व्हाट आर द रीज़न, मतलब क्या नीड क्या है रिकवर करने की, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के मामले में देखा जाए तो कहने का आपका ये है ना 5,000 एकड़ एरिया का लैंड ले रहे हैं और उसमें आपका खर्चा आप देखोगे ना तो 1 लाख करोड़ तक का उनकी वर्थ है उन वैल्यू की। देन आपका ओवर कैपेसिटी ऑफ लैंड, तो जो लैंड फिल है ना वहाँ पे वो अपनी ओवर मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहे हैं, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा ही पार हो चुके हैं वो। ठीक है, देन आपका सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। देन आपका डिजास्टर देखा जाता है इनकी वजह से, एनएरोबिक कंडीशन की वजह से फायर और एक्सप्लोजन वाली सिचुएशन देखी जाती है समर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा। देन आपका हेल्थ इंपैक्ट आप पता समझ ही होंगे, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो जाती है, काफ़ी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है स्मोक की वजह से, आपके ब्रीडिंग साइट बन जाते हैं मॉस्किटो की वजह से, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ देखने को जाती है। अब देखा जाता है कि क्या रीज़न क्या है, मतलब लैंडफिल एरिया बढ़ क्यों रहे, तो रीज़न देखा जाता है आपका जो प्लास्टिक की डिमांड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अल्टीमेटली पहले तो लोग ले लेते हैं सामान ले लेंगे, पैकेजिंग मटेरियल है वो सब फिर वेस्ट में ही जाता है, तो अल्टीमेटली उस वजह से ऐसा देखा जा रहा है उसका नंबर आपका लैंडफिल साइट्स का, लैंडफिल एरिया का बढ़ता जा रहा है। देन आपका लैक ऑफ कैपेसिटी देखा जाए तो जो आपका सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स है ना वो आपका कैपेसिटी पे ढंग से काम ही नहीं करे, अभी इंडिया में सिर्फ 1604 आपके सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, तो वो आपके है नहीं, जिसकी वजह से आपके जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको आपका यूज़फुल तरीके से यूज़ करा जा सके। ठीक है, देन बात करी जाए कि व्हाट आर द करेक्टिव स्टेप्स दैट कैन बी अंडरटेकन, तो गवर्नमेंट आपके क्या करेक्टिव स्टेप्स या हम क्या ले सकते हैं, तो पहले तो वही हो जाता है कि जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए जो आपका ढंग से मैनेजमेंट का काम नहीं कर रहे हैं म्यूनसिपल वेस्ट एरिया में कंट्रोल के मामले में। देन आपका सेकंड देखा जाता है कि जो एडिकेट फंड है ना लोकल बॉडीज़ को वो प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो फर्दर आपके मेजर्स ले सके अकॉर्डिंग टू द डिमांड। देन थर्ड देखा जाता है जो गुड प्रैक्टिसेस, जो आपका लैंडफिल वाला एरिया है आपको स्टडी करना चाहिए कि कहाँ से कैसे क्या और सेकेंडरी आपका और तरीके क्या निकाला जा सके इनको हैंडल करने के लिए। फोर्थ देखा जाए तो आपके स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए आपके ट्रेन प्रोफेशनल्स को ऑपरेट और मेंटेनेंस के लिए, इसके लिए डिप्लॉय करना चाहिए। फिफ्थ देखा जाता है आपका सॉलिड वेस्ट जो आपके रूल्स है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और आपके लेस वेस्ट फ्लो जो आपके लैंडफिल एरिया या पॉन्ड है ना उन पे वेस्ट तो कम से कम जाए, तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये था आपका हमारा आज का RNA एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, तो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ गलत लगा या सही लगा तो बता सकते हैं ताकि हम मोटिवेटेड रहे और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। थैंक यू।